पहले हम लोगों ने राइट्स ऑफ पार्टनर्स कर लिए थे, अब ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स खत्म करके ऑपरेशनल रिसर्च का न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम वर्षा आ रही है क्लास में। वर्षा आ रही है? ओके ठीक है, वेट यस कर लेते हैं। मैम। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स हो गए थे, अब हम करने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। राइट्स ऑफ पार्टनर थोड़े ज्यादा है, आपको सेक्शंस भी साथ में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स स्टार्ट करते हैं। टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ फर्म, to carry on business of firm to the greatest common advantage, सेक्शन 9 के अंदर आता है ये ड्यूटी। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पार्टनर्स को कि सबके सब जितने भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं वो सबके सब एक कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे। सबका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्निंग होगा और सब एक दूसरे को सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, 2 minutes please. वर्षा। हाँ प्रतिभा, क्या कर रही है? मैं ठीक हूँ मैम। प्रतिभा कॉल कर रही है पूजा को। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कर रहे थे, पहला हमने कर लिया कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज होना चाहिए। सब पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमनली एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। जो मेन मोटिव सबका होगा वो होगा प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। सेक्शन 9 के अंदर ये चीज भी लिखी है कि सारे के सारे पार्टनर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे के साइड फेथफुल रहें। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें और किसी का भी जो है ट्रस्ट ब्रेक नहीं करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स। सेक्शन 9 से कि जब आप लोग पार्टनर्स बन गए हो तो आप सबको अपने अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं। पार्टनरशिप के अकाउंट्स तो मेंटेन होंगे ही होंगे, एक अलग से पार्टनर्स अकाउंट भी बनता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सारे पार्टनर्स जो है वो अपने अपने अकाउंट्स अलग से मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर ये ड्यूटी लिखी गई है सेक्शन 9 में कि जो पार्टनर्स अकाउंट होगा वो अकाउंट सही होना चाहिए। ठीक है, हर एक पार्टनर जो है अपना अकाउंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट से भरेगा, उसमें कुछ भी फेक एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, पॉइंट 4 says to provide a full to provide full information। सेक्शन 9 के अंदर ये चीज भी लिखी है कि सारे पार्टनर्स जो है उनकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर हम तीनों पार्टनर्स हैं और मैं आप दोनों से आपकी इंफॉर्मेशन मांगती हूँ रिलेटेड टू पार्टनरशिप, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती। आपका कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है उससे मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती। बट जो हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ हमारा कोई प्रोजेक्ट आया और उस टाइम पे मैं इस एरिया में या फिर इस शहर में नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और आप दोनों ने उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट हैंडल किया, तो मैं वापस आने के बाद उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों से इंफॉर्मेशन मांग सकती हूँ और आप दोनों मेरे को मना नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप दोनों की ड्यूटी होगी कि आप मुझे एज अ पार्टनर मुझे भी वो सारी इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, fifth point is to indemnify the losses caused by fraud। सेक्शन 10 says कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो लॉसेस सफर करने की ड्यूटी भी सारे पार्टनर्स की है। ठीक है, अगर कोई किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है और उस पार्टनर को आप लोग पार्टनरशिप से निकाल देते हो तो बाकी के जितने पार्टनर्स होंगे वो सारे के सारे लॉसेस भी सफर करेंगे उस फ्रॉड की वजह से। कोई भी ऐसे पार्टनर बीच में नहीं बोल सकता कि हमने फ्रॉड नहीं किया तो हम पैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग अगर इकट्ठे पार्टनरशिप में हो तो आपको अगर प्रॉफिट्स इकट्ठे शेयर कर रहे हो तो लॉसेस भी इकट्ठे ही शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट 6 सेज prohibition against carrying on the business। ठीक है, a partner shall not carry on any business other than of the firm while he is a partner। An agreement to effect that partner is not to carry on business other than the partnership during the continuance of partnership is not void under section 27।
ओके, इसके अंदर लिखा है कि ड्यूटी है हर पार्टनर की कि वो कोई भी बिजनेस साथ के साथ पार्टनरशिप के नहीं चलाए। वैसे तो ये सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस साथ के साथ कर सकते हो, बट ये चीज एक ड्यूटी भी है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आए हो तो प्रॉपरली उस पार्टनरशिप के साथ लॉयल रहिए, ठीक है। तो ये ड्यूटी भी बनाई गई है, और इससे अगर कोई पार्टनर अलग से बिजनेस करना भी चाहता है तो सेक्शन 27 उसको इस चीज के लिए अलाउ भी करता है, ठीक है। दोनों चीजें हैं, कर भी सकते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट अगर आप करना चाहते हो तो सेक्शन 27 के अंदर आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आप कोई भी जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप के साथ नहीं चला सकते हैं, और सेक्शन 27 आपको ये अलाउ करता है कि अगर आप कोई बिजनेस कैरी ऑन करना चाहो, कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस करना चाहो, तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। To attend the delegantee to his duties without remuneration, section 12b, section 13 subsection a। इसके अंदर ये चीज लिखी गई है कि अगर आप एक पार्टनर हो तो अपने काम को करने के लिए आप अलग से रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं करोगे। रेम्यूनरेशन मतलब अलग से आप कुछ चार्जेस नहीं लोगे पार्टनरशिप से। फॉर एग्जाम्पल, हम सब पार्टनर्स हैं और हम सब लोग इकट्ठे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर वो आता रहता है मंथली। अब इसके बाद मैं अगर कंपनी के लिए कुछ काम कर रही हूँ तो उसके लिए अलग से पैसे नहीं मांगूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टनर हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है हमारी पार्टनरशिप की साइड, तो मैं उसके लिए अलग से पैसे आप लोगों से नहीं मांग सकती। पॉइंट 8 से टू शेयर लॉसेस शेयर करने पड़ेंगे। इससे ऊपर जो पॉइंट था वो था कि जब फ्रॉड हो जाए तब लॉसेस सफर करने की ड्यूटी बनती है, और पॉइंट 8 जो है ये बोलता है कि नॉर्मल अगर कंपनी में लॉसेस हो गए हैं तो उससे रिलेटेड भी आप लोग लॉसेस सफर करोगे, ठीक है। Point 9, to indemnify for losses caused by willful neglect। अब इसके अंदर है कि जो लॉसेस आपकी खुद की कमियों की वजह से हुए, आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से हुए, आपने किसी चीज को नजरअंदाज किया, उसकी वजह से जो लॉसेस हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सभी पार्टनर्स की बनती है, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन एफ के अंदर ये लिखा हुआ है। सेक्शन 10 बोलता है, सॉरी 10th पॉइंट से सेक्शन 15 है, टू होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये ड्यूटी बनती है सभी पार्टनर्स की, और ये सबका राइट भी है कि जो भी कंपनी की जितने भी प्रॉपर्टी है उसका यूज भी करना और उसको संभाल कर भी रखना, ठीक है। पॉइंट 11 से सेक्शन 16 सबसेक्शन ए, टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स। आपके जो पर्सनल प्रॉफिट है, एवरी पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एवरी बेनिफिट डिलीवर्ड बाय हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज को पार्टनर, ठीक है। कोई ट्रांसफर ऑफ फर्म किया है, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म फ्रॉम द यूज ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और या फिर फर्म का नाम यूज किया या बिजनेस के कनेक्शंस यूज किए। अगर हम तीनों पार्टनर्स हैं और मैं किसी पर्सन के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना रही हूँ, किसी पर्सन के साथ मतलब मैंने अपने अलग से बिजनेस उस पर्सन के साथ स्टार्ट कर लिया है, अपनी कंपनी का, अपनी पार्टनरशिप का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पार्टनरशिप का नाम इस्तेमाल करते हुए, तो इसके बारे में मुझे अपने बाकी पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी बनती है, ठीक है। अगर मैं कंपनी का नाम यूज कर रही हूँ, कंपनी की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, या फिर कंपनी से पैसे लेके कुछ कर रही हूँ, तो उसके बारे में मुझे अपने बाकी पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आया? सेक्शन 16 सबसेक्शन 8। पॉइंट 12 बोलता है टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑफ competing business, section 16 subsection b, where partner deals in his own account or set up a rival business and competes with the business of firm without the consent and knowledge of his co-partner. Such a partner is under an obligation to account for and pay all the profits made by him in his business, but a partner is not bound to account for the profit of non-competing business. Okay. इन्होंने कहा कि अगर हम तीनों पार्टनर्स हैं और मैं सेम बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ, जैसे हमने पढ़ा कि सेक्शन 27 मुझे अलाउ करता है कि अगर हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं एक चॉकलेट फर्म का, तो मैं कॉम्पिटिटिव बिजनेस में सेम चॉकलेट फर्म कहीं और खोल सकती हूँ अकेली अपने नाम पे, ठीक है। बट इसके अंदर बोला गया है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस चला रहे हो
सेम राइवल बिजनेस चला रहे हो कि पार्टनरशिप में भी मैं चॉकलेट फर्म बनाई हुई है और अलग से भी मैंने इसी शहर में अपनी एक अलग से चॉकलेट फर्म बनाई हुई है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी मैं प्रॉफिट उस राइवल फर्म से कमा रही हूँ, जो भी मेरी अपनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस से कमा रही हूँ, उसका प्रॉफिट शेयर मुझे अपने बाकी पार्टनर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर वो जो मेरा बिजनेस दूसरा है कुछ सेम बिजनेस नहीं है, तो मुझे आप लोगों को कोई भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो केसेस आए इसमें, पहला जब मैंने सेम बिजनेस में डील कर रही हूँ तो उस टाइम पे मुझे आप लोगों को उस बिजनेस का भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मैं सेम बिजनेस में डील नहीं कर रही हूँ, किसी दूसरे बिजनेस में डील कर रही हूँ और कोई और बिजनेस चला रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे आप लोगों को कोई भी पैसे या कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट है not to assign his duties, सेक्शन 29। सेक्शन 29 बोलता है रिलेशनशिप है सारे पार्टनर्स के बीच में, सबके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, सबके बीच में एक दूसरे के ऊपर फेथ है, ठीक है। बट हम लोग अपने जो अपनी जो राइट्स है वो किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने जो शेयर ऑफ पार्टनरशिप है वो अपने बेटे को देना चाहती हूँ या फिर जो भी किसी को भी देना चाहती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैं अपने पार्टनर से पूछे बिना वो काम नहीं कर सकती। अगर मैं अपने शेयर्स को किसी को देना चाहती हूँ, अपने हिस्से की जो हिस्सेदारी मेरी पार्टनरशिप में है वो अपने किसी रिलेटिव को देना चाह रही हूँ, तो मुझे बाकी पार्टनर से कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। ये थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब इसके बाद हमने करना है थोड़ा सा ऑपरेशनल रिसर्च का, स्टार्ट करा रही हूँ बिकॉज अभी टाइम बाकी है, ठीक है। पार्टनरशिप का सबको समझ में आया? हाँ जी। ठीक है जी, ऑपरेशनल रिसर्च की न्यू जो आप लोगों की यूनिट है वो स्टार्ट करा रही हूँ, उसमें जहां पे कुछ भी नहीं समझ आए वहीं पे स्टॉप करिए, पूछिए, ठीक है। तो आप लोगों का जो न्यू सब्जेक्ट यूनिट 3 है वो है सीक्वेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। सीक्वेंसिंग क्या होती है? सबसे पहली चीज तो एक कंपनी के पास बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे कहूँ कि हमारी एक कंपनी है, ठीक है, तीनों जनों की एक कंपनी है और वहां पर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट आए हैं। एक प्रोजेक्ट हमें 10 तारीख को पूरा करके देना है, दूसरा प्रोजेक्ट 12 को देना है और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो 8 तारीख को कंप्लीट करके देना है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, तीनों के लिए सेम काम करना है, लोग हमारे पास उतने ही हैं और तीनों की डेडलाइन ऑलमोस्ट सेम है, 2-2 3-3 दिन का फर्क है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, सबकी डेडलाइन सेम है। तो अब ये कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पहले कौन सा काम करे, ठीक है, पहले किस प्रोजेक्ट को कंपनी के अंदर फुलफिल करवाए। ऐसा तो होगा नहीं कि तीनों इकट्ठे स्टार्ट करवा देंगे, नहीं, पहले एक प्रोजेक्ट का काम खत्म होगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। ये एक सीक्वेंसिंग लगानी पड़ती है कंपनी को और इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर कुछ मेथड्स बनाए गए, ठीक है। आज हम उन्हीं मेथड्स को थोड़ा स्टडी करेंगे। आज सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि सीक्वेंसिंग होती क्या है। सबसे पहले व्हाट इज सीक्वेंसिंग? इट इज द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर इन विच अ नंबर ऑफ जॉब्स in bracket लिखा है operations can be assigned to a finite number of service facilities, मशीन या फिर इक्विपमेंट्स। यहाँ पे जो सर्विसेज लिखा है वो मशीन के लिए यूज किया जा रहा है और जो जॉब्स लिखा है वो ऑपरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। सो एज टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। सीक्वेंसिंग क्या होती है? ये एक सही क्रम बोल सकते हैं, हिंदी में वर्ड जो यूज होता है, एक सही क्रम में लगाना सारे जॉब्स को, सारे ऑपरेशंस को, जो भी एक्टिविटीज हमें करनी है, किस हिसाब से? उस हिसाब से जितनी हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, जितने हमारे पास लेबर अवेलेबल है, जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से अपनी सीक्वेंसिंग को सेट करना। इससे क्या होगा? एट दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, किस चीज का? अपनी कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना और टाइम भी कम लेना, ठीक है। तो ये होती है सीक्वेंसिंग, जब आप अपनी सारी एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में लगाते हो, किस हिसाब से? जितनी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। अब रिसोर्सेस में हमारी मशीनरी भी आ सकती है, हमारी फैक्ट्री में लेबर वर्कर्स कितने हैं वो भी आ सकता है, हमारा जो जितना भी आउटपुट टाइम है, पैकेजिंग, जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें रिसोर्सेस में आ सकती है, ठीक है।
रिसोर्सेज के बेसिस पे सीक्वेंस लगाना ताकि हम लोग ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके कम टाइम के अंदर और कॉस्ट को भी अपने कम कर सके। सीक्वेंसिंग समझ में आया? सीक्वेंसिंग क्लियर है आप Yes, दोनों ma'am. को? वर्षा आपको? वर्षा? हाँ जी मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट है अब हाँ सीक्वेंस जी मैम। के, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। सीक्वेंस के अब हम डिफरेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस हम लोग लगा सकते हैं। पहला है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये एक तरीका होता है, हर एक कंपनी अलग रूल यूज करती है। कुछ कंपनी क्या करती है, जो काम पहले आ गया पहले उसको खत्म करके निपटाओ फिर दूसरे काम पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को ना मैं पैम्फलेट्स बांट रही हूँ। ठीक है, मैं पैम्फलेट्स बांट रही हूँ, आप दोनों मेरे पास आते हो। अब रूम के अंदर एंटर पहले वर्षा ने किया तो मैं पहले वर्षा को पैम्फलेट दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर प्रतिभा को दूंगी। ये होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस, कि पहले जो आता है पहले उसका काम खत्म किया जाएगा। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Next is SPT, which is Yes, ma'am. shortest. Okay, SPT, which is shortest processing time. शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम ऐसी एक्टिविटी को सबसे पहले करेंगे जिसमें सबसे कम वक्त लग रहा है। ठीक है, मुझे 10 रोटी बनानी है, मुझे 20 रोटी बनाने का काम मिला है और एक मुझे 50 रोटी बनाने का काम मिला है। सबसे कम टाइम किस काम में लगेगा? सबसे कम किस प्रोजेक्ट को खत्म करने में टाइम लगेगा? हाँ जी बताइए। एक तो 10 रोटी बनानी है, एक 15 रोटी बनानी है और एक 50 रोटी बनानी है। सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? 15 रोटी बनाने में। बेटा 10 रोटी बनाने में कम लगेगा। 10, 15 और 50 बोला था मैम मेरे को 15 और 50 सुनाई दिया था। ठीक है, 10 रोटी बनाने में सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से कंपनी को जो काम करने में सबसे कम वक्त लगेगा वो उस काम को सबसे पहले करेंगे। ठीक है, थर्ड इज EDD, विच इज अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट का मतलब कि जिस काम के लिए डेडलाइन सबसे कम मिली है पहले उस काम को खत्म किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, 2 असाइनमेंट बनाने के लिए दिए हैं। एक असाइनमेंट आप लोगों ने मेरे को 10 तारीख को देनी है और दूसरी असाइनमेंट आप लोगों ने मेरे को 20 तारीख को देनी है। तो सबसे पहले आप कौन सी असाइनमेंट को बनाओगे? जिसको पहले देना है, 10 हाँ तारीख जी, को दस देने को वाली। देनी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अर्लीस्ट ड्यू डेट जिसकी डेडलाइन पहले आ रही है पहले हम उस काम को खत्म करेंगे। अगर कोई कंपनी EDD रूल को यूज कर रही है तो वो उस काम को पहले खत्म करेगी जिसकी डेडलाइन पहले है। ठीक है, नेक्स्ट इज CR, विच इज क्रिटिकल रेशियो। क्रिटिकल रेशियो क्या होता है? कंप्यूट द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब एंड रिमेनिंग टाइम यूटिल द ड्यू डेट। ठीक है, शेड्यूल करना जॉब को, लार्जेस्ट CR वैल्यू। नेक्स्ट, अच्छा, क्रिटिकल रेशियो बेसिकली इसके अंदर हम लोग रेशियो निकाल के देखते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना जो पूरा प्रोसेसिंग टाइम है उसका एडिशन करके डिवाइड बाय कितना टाइम है हमारे पास, टोटल हमें टाइम कितना मिला है उतना, फिर उन्हें डिवाइड करके जो भी रेशियो आती है अकॉर्डिंगली हम अपने काम का सीक्वेंस सेट करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल वाला है। ठीक है, ये चारों के चारों समझ में आए? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, अर्लीस्ट ड्यू डेट और क्रिटिकल रेशियो, ये चारों समझ में आए? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज टू वर्क सेंटर सीक्वेंसिंग। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जॉनसन रूल नाम याद रखना। ठीक है, इसके अंदर सीक्वेंसिंग के अंदर ज्यादा यही यूज होने वाला है, जॉनसन रूल। इन्होंने कहा था टू वर्क सेंटर सीक्वेंस। टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? टेक्निक यूज की जाती है फॉर मिनिमाइजिंग completion time for a group of job to be processed on 2 machines or at 2 work centers। ठीक है, ये कहाँ पे यूज की जाती है? जहां पे हमारे पास 2 अलग अलग मशीन्स हैं जिनके ऊपर सेम काम हो सकता है। ठीक है, ये रूल क्या करता है? ये रूल एक ऐसा सीक्वेंस बनाता है जिससे क्या होगा कि दोनों मशीनरी के ऊपर हम इस हिसाब से प्रोसेसिंग करेंगे कि हमारा सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा
आउटपुट आ सके, ठीक है। इससे क्या होता है, मिनिमाइज होता है आइडियल टाइम। हमारा जो आइडियल टाइम हम सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया कि अब मेरे पास मुझे 10 बॉक्सेस चॉकलेट के बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 2 दिन लग जाएंगे, मैंने आइडल टाइम जो हमने इमेजिनरी टाइम सोच लिया कि 2 दिन कम से कम लग जाएंगे। अब ये मेथड क्या करता है, मेरा आइडल टाइम जो मैंने 2 दिन सोचा था 10 बॉक्सेस के लिए, इसके हिसाब से अगर मैं चलूंगी तो मैं अपने आइडल टाइम से कम टाइम में उन बॉक्सेस को कंप्लीट कर पाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1.5 दिन में काम खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये होता है आइडल टाइम का मिनिमाइज होना। आइडल टाइम वो जो हमने इमेजिन किया था, और एक्चुअल टाइम वो जितने में हमने उसको खत्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवरल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। इस जो भी रूल्स हम बनाते हैं उसमें बेसिकली कुछ कंडीशंस रख दी जाती है हर एक में, तो इस मेथड को यूज करने के लिए भी कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहला, जॉब टाइम मस्ट बी नोन एंड कांस्टेंट। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका जॉब टाइम है कितना है, ठीक है, कितने टाइम में आपको वो पूरा काम जो है वो खत्म करना है, ठीक है। जॉब टाइम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस। जो आपका जॉब टाइम है वो सीक्वेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, जॉब मस्ट फॉलो सेम 2 स्टेप सीक्वेंस। अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो आपके पास ये 2 स्टेप सीक्वेंस वाली सारी कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब 2 मशीनरीज होनी चाहिए, वही हमारा उतना ही काम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब प्रायोरिटीज कैन नॉट बी यूज्ड। इसके अंदर आप लोग प्रायोरिटीज नहीं देख सकते हो कि वो मशीन ज्यादा अच्छा बना रही है वो मशीन, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रायोरिटीज जैसा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू होगा कि हमारा टाइम जो है वो कम लगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या तरीका यूज कर रहे हैं, प्रायोरिटी जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ऑल यूनिट्स मस्ट बी कंप्लीटेड एट द फर्स्ट वर्क सेंटर बिफोर मूविंग टू द सेकेंड। इन्होंने कहा कि सारा का सारा काम जो है फर्स्ट सेंटर का पहले खत्म किया जाएगा सेकेंड सेंटर पे जाने से पहले, ठीक है। ये सब कंडीशंस थी। अब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, कितने तरीके की सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स होती है। पहला, एक मशीन है और बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है, 1 मशीन एंड मेनी जॉब्स। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, 2 मशीन है फिर भी बहुत सारी जॉब्स हैं। 3 मशीनरी है एंड बहुत सारी जॉब है, और बहुत सारी मशीनरी है और बहुत सारी जॉब्स है। अब ये सब प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरीके की। हम एक एक मेथड को बहुत अच्छे से करेंगे। एक मशीनरी है बहुत सारी जॉब है तो कैसे आंसर निकालना है, 2 मशीनरी है बहुत सारी जॉब है तो कैसे आंसर निकालना है, 3 मशीनरी और बहुत सारी जॉब है तो कैसे आंसर निकालना है। ये सब बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जितना अब तक कराया कि आप लोगों को क्लियर है, जितना अब तक कराया, ठीक है। आज के लिए हमने किया, हमारा लॉ कर लिया, और पहले जो मैंने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स बताई है, जी मैम। बच्चे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं, 4 तरीके की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक केस होगा जहां पे हमारी कंपनी में सिर्फ एक मशीन है और काम करने के लिए बहुत सारा है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होगी जब हमारे पास कंपनी में सिर्फ 2 मशीन है एक तरीके का काम करने वाली, और हमारे पास जॉब्स बहुत सारी है करने के लिए एक ही टाइम के ऊपर। तीसरा प्रॉब्लम होगा जब 3 मशीन है फिर भी बहुत सारी जॉब्स है। और फोर्थ प्रॉब्लम होगा बहुत सारी मशीनरीज और बहुत सारी जॉब्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और हर प्रॉब्लम का अलग से सॉल्यूशन के लिए मेथड्स हैं, ठीक है। हम डीपली डिस्कस करेंगे इसको, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कराया मैंने।